गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मॉडर्न इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसमें जो 1915 से लेकर 1948 तक का टाइम पीरियड है उसको गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, 1915 से लेकर 1948 तक का जो टाइम पीरियड है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखिए 5 जनवरी 1915 को 5 जनवरी 1915 को क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी। तो 5 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है इंडिया वापस आए थे। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे 5 जनवरी 1915 को। इसके बाद देखिए क्या इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्या है, 28 अप्रैल 1916 को क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। अब देखिए होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, वो एनी बेसेंट ने की थी। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की थी। ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष होती थी। अगर पहली महिला अध्यक्ष जो है भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता है तो वहाँ पर सरोजिनी नायडू आएगी, लेकिन जो पहली महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वो कौन थी, तो वो एनी बेसेंट होती थी। वो कहाँ की रहने वाली थी, वो आयरलैंड की थी। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम था वो 1916 में क्या हुआ था कि कांग्रेस का यहाँ पर जो है लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अब देखिए जो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का हुआ था उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, उसमें जो है गरम दल और नरम दल जो कि डिवाइड हो गई थी कांग्रेस दो गुटों में, वो एक साथ मिल गई थी। कब मिल गई थी, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ सेशन जो हुआ था कांग्रेस का उसमें। इसके बाद 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट हुआ। अब जो चंपारण सत्याग्रह है वो किस लिए जो महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था, वो इंडिगो प्लांटर्स के लिए किया था। जो नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनको इंडिगो प्लांटेशन के लिए यानी कि नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, तो उनको ना चाहते हुए भी नील की खेती करनी पड़ती थी। इसके बाद 1918 में क्या हुआ था, 1918 में अहमदाबाद सत्याग्रह और जो है खेड़ा सत्याग्रह शुरू किए गए थे। अब जो अहमदाबाद सत्याग्रह है वो किस लिए स्टार्ट किया गया था, वो प्लेग बोनस के लिए और कॉटन मिल वर्कर्स जो थे उनके लिए किया गया था कि जो कॉटन मिल वर्कर हैं जो उस मिल में काम कर रहे हैं उनको प्लेग बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे जो प्लेग की महामारी है उस जगह पे आ गई थी। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह जो है क्रॉप फेलियर के लिए किया गया था। खेड़ा गुजरात का एक जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, वहाँ पर जो है फसल खराब हो गई थी और उसके बावजूद भी जो किसान थे उनसे रिवेन्यू लिया जा रहा था, तो उसके अगेंस्ट खेड़ा सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। इसके बाद जो है महात्मा गांधी के कौन से 3 इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स थे जिसकी वजह से महात्मा गांधी एक इंपॉर्टेंट फेमस लीडर के रूप में भारत में उभरे थे, तो वो यही 3 मूवमेंट थे जिनकी वजह से महात्मा गांधी फेमस हुए थे इंडिया के अंदर। इसके बाद रोलेट एक्ट आता है। रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह जो सेम चीज़ है, लेकिन रोलेट एक्ट जो है 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है पारित किया था। अब देखिए ये रोलेट एक्ट क्या था, रोलेट एक्ट को इंडियंस ने काला कानून कहा था। तो उन्होंने काला कानून क्यों कहा था, क्योंकि किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश पुलिस जो है उसको अरेस्ट कर सकती थी, किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर, और उसके अगेंस्ट किसी भी भारतीय को कोई भी कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं होता था। ना ही वो किसी कोर्ट में अपील कर सकता था, ना ही वकील और ना ही दलील का उसको अधिकार था। इसी वजह से भारतीयों ने इसको काला कानून कहा था। और महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट जो आंदोलन स्टार्ट किया था उसको रोलेट सत्याग्रह कहा गया था। ठीक है, तो रोलेट एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया था, एक कानून पारित किया था, और रोलेट सत्याग्रह उसके अगेंस्ट में विद्रोह यानी कि प्रोटेस्ट किया गया था लोगों के द्वारा। इसके बाद 10 अप्रैल 1919 को पुलिस ने अमृतसर में एक जो है शांति प्रिय जो वहाँ से सभा निकल रही थी, जो लोग वहाँ पर जो काला कानून बनाया था उसके अगेंस्ट जो लोग हड़ताल कर रहे थे, रैलियाँ कर रहे थे, उनके ऊपर जो अमृतसर में पुलिस ने गोलियाँ चला दी थी, जिसकी वजह से लोग भड़क गए थे। और इसके अलावा जो है मार्शल लॉ लागू किया गया था। देखिए मार्शल लॉ क्या था, मार्शल लॉ के अंतर्गत जो है जनरल डायर के हाथों में सारी की सारी कमांड थी। मार्शल लॉ में क्या होता है कि जो सेना का हायर कमांडर होता है उसके पास सारी पावर चली जाती है, तो उसके पास उस टाइम पे जो कमांडर था उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो वो जनरल डायर होता था और उसके हाथ में सारी की सारी पावर चली गई थी। ये मार्शल लॉ के अकॉर्डिंग होता है। इसके बाद 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हुआ था। देखिए ये जो जलियांवाला बाग का इंसिडेंट है एक बहुत ही दर्दनाक, एक बहुत ही भयानक दुर्घटना उस टाइम पे घटित हुई थी। जो जलियांवाला बाग है पंजाब में अमृतसर के अंदर, वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। वो लोग इकट्ठे क्यों हुए थे, क्योंकि 2 फेमस लीडर होते थे पंजाब के, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल।
उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। जो ब्रिटिश पुलिस थी उसने किसके तहत, रोलेट एक्ट के तहत जो है सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को अरेस्ट कर लिया था। और ये दोनों ही पंजाब के फेमस लीडर होते थे, इस वजह से वहाँ पे एक सभा जो है बनाई गई थी। इसके अलावा वहाँ पर एक बैसाखी का मेला भी लगता था, जिसकी वजह से वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। लेकिन जो जनरल डायर थे उनके हाथ में उस टाइम पर सारी की सारी पावर्स जो है आ गई थी, क्योंकि मार्शल लॉ लागू हो गया था और लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है और वो लोग वहाँ पर इकट्ठा थे। लेकिन उस भीड़ के ऊपर जनरल डायर ने क्या कर दिया था, गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग मारे गए थे, सैकड़ों लोग जो है वहाँ पर मारे गए थे। अब ये इतने सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे, तो उसके अगेंस्ट कार्यवाही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो की थी, उसके तहत क्या किया गया था, हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। अब ये जो हंटर कमेटी थी, इसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ये जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड है, इसकी जांच पड़ताल हम करेंगे कि किस तरीके से ये घटना सही है या नहीं है, कौन कसूरवार है। लेकिन जो हंटर कमेटी का डिसीजन लास्ट में आया था, उस डिसीजन में ये कहा गया था कि जो जनरल डायर है उसने बिल्कुल सही किया था, उसकी कोई भी मतलब गलती नहीं है, तो उसको बेगुनाह वहाँ पर साबित कर दिया था। इसी वजह से जो उधम सिंह होते थे, उन्होंने बाद में जो जनरल डायर है उसकी जो हत्या कर दी थी। लंदन में पूरी भरी सभा के अंदर उन्होंने उनके ऊपर जो है फायरिंग की थी। अब उन्होंने फायरिंग क्यों की थी, क्योंकि उनके जो फादर थे उनको भी मारा गया था जलियांवाला बाग का ये जो इंसिडेंट हुआ था उसी के अंदर। इसके बाद देखिए 1920 में क्या हुआ था, खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया था 1920 में। जो खिलाफत मूवमेंट है उसके साथ साथ उस टाइम पे मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट भी स्टार्ट किया गया था। अब जो ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट था, ये कहाँ पर था, ये आंध्र प्रदेश की गुडेम हिल्स में जो स्टार्ट किया गया था, और इसकी जो अध्यक्षता थी वो अलूरी सीताराम राजू के द्वारा की गई थी। खिलाफत मूवमेंट जो है वो क्या एक तरीके से मुस्लिम लीग के द्वारा चलाया गया था, और बाद में जब महात्मा गांधी और मुस्लिम लीग सभी एक साथ आ गए थे, तो इसका नाम जो है खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो पड़ गया था। इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट कर रहे हैं, इस वजह से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही है। जब हम अपना कोऑपरेशन हटा लेंगे, हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो अपने आप ही देश को छोड़कर भाग जाएंगे। इसलिए जो है महात्मा गांधी ने लोगों को प्रेरित किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल होने के लिए। और जितने भी लोग इंडिया में थे सभी ने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। जो फॉरेन गुड्स होती थी, विदेशी वस्तुएं होती थी, उनको जगह जगह पर जलाया जाता था। और जो है विदेशी शराब की दुकानें थी वो भी बंद हो गई थी। विदेशी जो भी कपड़े वगैरह होते थे उन सबको खरीदना लोगों ने बंद कर दिया था। उसकी जगह पे सूती कपड़ों का यूज़ किया जाने लगा था। और इसके अलावा जो है जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्कूलों को छोड़ दिया था। टीचर्स ने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना बंद कर दिया था। और इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ वहाँ पे क्या हुई थी कि 1909 में महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हिंद स्वराज। उसमें भी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया गया है। इसके बाद 5 जनवरी 1922 को क्या हुआ था, 5 जनवरी 1922 को चोरा चोरी एक जगह है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अब देखिए गोरखपुर उत्तर प्रदेश में एक इंसिडेंट हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है बंद कर दिया था, वहीं पर उसको जो स्टॉप कर दिया था। इसके बाद 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो स्वराज पार्टी कब बनाई गई थी, 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा जो है बनाई गई थी। CR दास का जो पूरा नाम होता था चित्तरंजन दास होता था। इसके बाद 1924 में अलूरी सीताराम राजू जो है गुडेम हिल्स में जो मूवमेंट चल रहा था, जो हमने अभी पढ़ाया था, गुडेम हिल्स के अंदर जो मूवमेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, उसमें जो अध्यक्ष होते थे अलूरी सीताराम प्रमुख लीडर होते थे, और उनको कैप्चर्ड कर लिया गया था ब्रिटिश जो पुलिस थी उसके द्वारा। कब, 1924 में। इसके बाद 1927 में क्या इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, 1927 में 8 नवंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन सेटअप किया गया था, और उसके जो अध्यक्ष होते थे वो कौन होते थे, सर जॉन साइमन होते थे। अब जो साइमन कमीशन है वो 1927 में 8 नवंबर 1927 में उसका सेटअप हुआ, यानी कि उसका गठन हुआ। और 3 फरवरी 1928 को जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में आया था। इंडिया में कहाँ पर आया था, इंडिया में जो है मुंबई में आया था सबसे पहले, ठीक है। लेकिन वहाँ पर जो इंडियन थे उन्होंने विरोध किया था इस कमीशन का, क्योंकि इसमें जो 7 मेंबर थे वो 7 के 7 ब्रिटिश थे, कोई भी इंडियन इसमें शामिल नहीं था। इसीलिए जो इंडियन थे उन्होंने कहा था कि ये जो कमीशन है इसमें सारे के सारे ब्रिटिश हैं, तो वो जो है इंडियंस के हक में कोई भी डिसीजन
डिसीजन नहीं ले सकते, कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर इसके अंदर नहीं है। इसी वजह से हम जो है साइमन कमीशन को जो है एक्सेप्ट नहीं करते। हम नहीं मानते कि जो साइमन कमीशन है वो भारतीय संविधान बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं है। इसीलिए लोगों ने साइमन गो बैक के नारे उस टाइम पे लगाए थे। अब इसका पर्पस देखिए, इसका जो पर्पस था वो क्या था कि जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इसके रिस्पॉन्स में ये बनाया गया था। और उनका जो मकसद था वो क्या होता था कि इंडिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम वो लेकर आना चाहते थे, एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे, एक संवैधानिक सिस्टम इंडिया में बनाना चाहते थे जिससे पूरा देश चले, और कुछ चेंजेस जो है सजेस्ट करना चाहते थे इंडिया को, लेकिन इंडियंस ने उसका विरोध किया था। इसके बाद 1928 में जो है जीना फॉर्मूला आया था, और इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट भी सौंपी गई थी, और बारदोली मूवमेंट भी हुआ था। ये जो है बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो किया गया था। इसके बाद पीजेंट्स टैक्सेस जो होते थे 30% यानी कि 30% एक्स्ट्रा उनको देना पड़ता था, उसके अगेंस्ट भी इस टाइम पीरियड में मूवमेंट स्टार्ट किए गए थे। इसके बाद 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस का जो लाहौर सेशन था उसमें देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी। एक तो सबसे पहले वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की डिमांड की गई थी, और इसके अलावा 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया गया था। यानी कि उन्होंने उस टाइम पीरियड पे ही घोषणा कर दी थी कि हम आने वाली जो 26 जनवरी 1930 है उसको इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। इसलिए जो भारत का पहला सांकेतिक स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था, और इसीलिए जो भारत का संविधान है वो 26 जनवरी को लागू किया था। देखिए जो भारत का संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था, लेकिन इसी दिन को यादगार बनाने के लिए ये जो 26 जनवरी 1930 का दिन था, जिस दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, उसको यादगार बनाने के लिए जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसके अलावा जो प्रेसिडेंसी किसकी थी यहाँ पर, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो उस टाइम पे अध्यक्ष होते थे कांग्रेस की, और उन्होंने ही कांग्रेस सेशन की जो अध्यक्षता की थी। कौन से कांग्रेस सेशन की? जो लाहौर कांग्रेस सेशन हुआ था। कब हुआ था? 1929 में रावी नदी के किनारे पर जो है ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस का सेशन हुआ था। इसके बाद 1929 में और क्या इंपॉर्टेंट था, अक्टूबर 1929 में जो लॉर्ड इरविन हैं उन्होंने एक प्लान बनाया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो उसकी जो है उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि इंडियंस के बीच में और जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं उनके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी, जो कहाँ पर होगी? लंदन में होगी। इसके बाद 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक जो है लेटर सेंड किया था, किसको? वायसराय इरविन को किया था। उन्होंने उसमें अपनी 11 डिमांड्स रखी थी, यानी कि उन्होंने 11 मांगे रखी थी। अब वो 11 मांगे कौन कौन सी थी, देखिए थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। एक तो महात्मा गांधी ने कहा था कि जितने भी जो इंडियन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको छोड़ दिया जाए, या फिर जो दांडी मार्च हुआ था उसमें भी जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन सबको भी छोड़ दिया जाए। लेकिन जो है उस टाइम पे जो वायसराय इरविन थे उन्होंने कुछ डिमांड्स को मान लिया था, सभी डिमांड को नहीं माना था। जैसे कि उन्होंने कहा था कि जिन्होंने जो है ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया है उनको भी हम छोड़ देंगे, जिसने जो मारपीट की है उनको भी हम छोड़ देंगे, लेकिन उन लोगों को हम नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने ब्रिटिश जो अधिकारी हैं उनको मारा है। तो उस टाइम पे उस में जो राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह होते थे उन तीनों को नहीं छोड़ा गया था, क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने सैंडर्स की हत्या की है। ठीक है, जो सैंडर्स होते थे साइमन कमीशन के तहत उन्होंने क्या किया था, जो लाला लाजपत राय थे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, और उनके ऊपर लाठीचार्ज की वजह से ही जो है सैंडर्स को मार दिया गया था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनको लगता था कि ये जो हत्या है ये भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने की है, इसलिए उनको फांसी की सजा दी गई थी। इसके बाद जो अगला मूवमेंट हमारा है, अगला जो इंसिडेंट था वो क्या, इसके बाद देखिए जो 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था, और 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर भेजा था वायसराय इरविन को, और इरविन ने कुछ डिमांड्स मांगी थी जो अभी मैंने आपको बताई। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया था। अब ये जो सिविल डिसोबीडियंस था ये 12 मार्च को साबरमती से शुरू किया गया था, और 6 अप्रैल को वो जो लोग हैं पैदल कहाँ तक पहुँच गए थे? दांडी पहुँचे थे, और जो उन्होंने 240 मील या फिर जो है 384 किलोमीटर की उन्होंने यात्रा की थी, पैदल यात्रा की थी। और महात्मा गांधी के साथ उनके जो है 78 वॉलंटियर्स यानी कि उनके 78 अनुयायी होते थे, और वो 24 दिन के अंदर जो है साबरमती से कहाँ पहुँचे थे? दांडी पहुँचे थे। अब देखिए जब वो साबरमती से दांडी पैदल पहुँचे थे तो वहाँ जाकर उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर नमक बनाया था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नमक कानून बना रखा था जिसके तहत ब्रिटिश जो है नमक नहीं बना सकते थे।
अगर वो नमक बनाते थे तो उसके लिए उनको टैक्स देना होता था। तो यहाँ पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से स्टार्ट की थी, ये जो दांडी मार्च है ये साबरमती से की थी, और जो है दांडी तक वो गए थे 6 अप्रैल को। उन्होंने वहाँ पर सुबह नमक बनाया था। 5 अप्रैल को शाम को वो वहाँ पर पहुँच गए थे, और 6 अप्रैल को सुबह उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर नमक बनाया था। अब देखिए ये जो साल्ट मार्च था इसमें एक अमेरिकन भी शामिल होता था। वो अमेरिकन कौन होता था, वेब मिलर होता था। इसके बाद 1930 में जो है क्या इंपॉर्टेंट था, 1930 में क्या हुआ था, 5 मार्च 1930 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, जिसको कि दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो गांधी इरविन पैक्ट है उसमें जो है गांधी जी ने और इरविन ने एक समझौते पर साइन किए थे। वो जो 11 डिमांड्स थी उसमें से कुछ डिमांड्स को मान लिया गया था और कुछ को नहीं माना गया था। इसके बाद 7 सितंबर से जो है 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर तक 1931 में, 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक जो है एक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी। इसमें सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो है एक तरीके से स्टार्ट किया गया था, जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, क्योंकि जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था। अब जो मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट थी वो भी इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई थी। इसके बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। देखिए जो भीमराव अंबेडकर थे वो क्या डिमांड करते थे, उन्होंने एक तरीके से डिमांड की थी कि जो दलित हैं उनको अलग से आरक्षण मिलना चाहिए। स्टार्टिंग में तो जो बात उठी थी वो ये थी कि अलग निर्वाचिका होनी चाहिए, यानी कि जो दलित हैं उनके लिए अलग से चुनाव होंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा था कि इस तरीके से जो हमारी एकता है उसमें जो है भारतीयों के बीच में जो फूट पड़ जाएगी हिंदू और मुस्लिम के तहत, इसलिए उन्होंने एक तरीके से एक संधि की थी कि हम उनके लिए एक पृथक निर्वाचिका ना बनाकर उनको जो है रिजर्वेशन देंगे, उनको आरक्षण देंगे। जैसे कि कुछ सीटें जो है वो सिर्फ ओबीसी के लिए, एससी और एसटी के लिए ही फिक्स कर दी जाएंगी। तो इस तरीके से जो महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर है उनके बीच में जो समझौता हुआ था उसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चली थी। और जो है 1935 का जो अधिनियम आया था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो आया था वो किसके फलस्वरूप आया था, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फलस्वरूप आया था। और इसको जो है भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, यानी कि लघु संविधान एक तरीके से कहा जाता है। जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट आया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था। इसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट की स्टार्टिंग की गई थी। जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इनकी भारत छोड़ो आंदोलन था। 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। अब जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू किया गया था तो उसी टाइम पे जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर होते थे इंडिया के, महात्मा गांधी के साथ, उन सबको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। और जब महात्मा गांधी को और इन सबको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस टाइम पे महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, डू एंड डाई, करो या मरो। ठीक है, जो महात्मा गांधी पूरा जो टाइम पीरियड था उसमें एक ही रट लगाए हुए थे अहिंसा की, लेकिन उसी महात्मा गांधी ने लास्ट में कौन सा नारा दिया था, करो या मरो। अब देखिए जब गांधी जी और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट लीडर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था तो उस टाइम पे 3-4 लोग ऐसे थे जिन्होंने छिपकर, सरकार से छिपकर, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे छिपकर काम किया था। तो वो कौन कौन होते थे, देखिए जो है इसमें जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली थे। अरुणा आसफ अली जो है ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने भूमिगत रहते हुए काम किया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूना आगा खां पैलेस से जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिन्होंने भूमिगत रहते हुए काम किया था, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली। ठीक है, और इन्हीं में से एक इम्पोर्टेंट जो लेडीज़ होती थी महत्वपूर्ण हो जाती है, किस लिए, क्योंकि वो जो है एक इम्पोर्टेंट रेडियो वर्कर के रूप में काम करती थी, उषा मेहता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1915 से लेकर 1948 तक का जो टाइम पीरियड था, 1942 तक का यहाँ पर हमने टाइम पीरियड पढ़ा है। इसके बाद 1942 के बाद कुछ और इम्पोर्टेंट जो एक तरीके से डिसीजन लिए गए थे उन्हीं के बेस पे भारत आज़ाद हुआ था और भारत का संविधान जो है बनाया गया था। इसके बाद जो है हमने पूरा का पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री का जो पार्ट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है नेशनलिज्म इन इंडिया, वो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा 1942 में देखिए जो है क्रिप्स मिशन भारत आया था, जिसने भारतीय संविधान बनाने के लिए जो लोगों से डिमांड की थी कि उन्होंने कहा था कि अगर आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारा साथ देते हैं तो हम आपको संविधान बनाने की अनुमति दे देंगे और देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था। इसके बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है और कैबिनेट मिशन के कहने पर ही भारतीय संविधान बना था।
और जो भारतीयों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका साथ दिया था, ठीक है। इसके बाद जो और इम्पोर्टेंट जो चीज़ें होती हैं उसमें क्या है, एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी जिसको कि भारत का संविधान बनाने का काम जो है उसने सौंपा था। एक छोटा सा उन्होंने प्रारूप तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, और उसी में जो चीज़ें ऐड करनी थी या फिर वहाँ से निकालनी थी, उसके बाद लास्ट में भारत का एक संविधान बना दिया गया था। और जब भारत का संविधान बन गया था तो भारत के एक अंतरिम संसद जो बनाई गई थी, और उसी अंतरिम संसद को 24 जनवरी 1950 को कार्यभार सौंपा गया था। और 1952 में 1952 में सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव हुए थे और भारत में एक डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है। थैंक यू।